चलिए फिर अब हम आपका स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स। इससे इजी टॉपिक पूरे आपके एससीएम पीई में कोई नहीं है, ठीक है। ये इतना इजी टॉपिक है एक्सक्यूज मी, ये इतना इजी टॉपिक है सर। तो ये टॉपिक फिर भी मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स को काफी शायद फोबिया होता है चैप्टर का, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग को अगर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग समझ चुका है तो ये चैप्टर कुछ नहीं है। मतलब समझिए मेरी बात, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में अपन क्या करते हैं सर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में अपन क्या करते हैं, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में अपन ना वो प्राइस निकालते हैं जिसपे अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके लिए अब एक्चुअली स्टडी मैट में तो इतना कुछ लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट ये वो सब। अपन ने वो सब पढ़ा क्या? नहीं, अपन ने कंसेप्चुअली पढ़ा है। अपन लोगों को ऐसा पढ़ाया गया है कि अब अपन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। यू डोंट जस्ट हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू बिकम अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, चलिए तो फिर ये चैप्टर भी अपन वैसा ही खत्म करेंगे। हाँ सर, अगर आपको वो चैप्टर समझ गया तो ये बहुत इजी है। उसमें जो प्राइस निकालते वही प्राइस इसमें निकालनी है। उसमें सिर्फ अपन प्राइस पे ये डिसीजन लेते हैं कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। इस केस में अपने को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ट्रांसफर करना है कि नहीं का प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जैसे आउटसोर्स करना है या रखना है या सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स पे ध्यान देना है कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे, ये चैप्टर एक उसका अगला स्टेज आप ऐसा समझ लो, ठीक है। अगर वो फ्रंट फुट डिफेंस है तो ये फ्रंट फुट ड्राइव है, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस गेट इनटू दिस एस्पेक्ट, सीवीपी एनालिसिस। सबसे पहले ये आपका चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सीवीपी एनालिसिस आना चाहिए। नाउ व्हाट डज सीवीपी एनालिसिस मींस, ध्यान देना इस चीज के लिए। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मत बोलना प्रभु, मुझे पता है, ध्यान देना। ये जो है ये इंटर रिलेशनशिप बताते हैं ताकि आप प्री डिटरमाइंड टारगेट एक प्रॉफिट बता पाओ, प्री डिटरमाइंड टारगेट प्रॉफिट बता पाओ। अब सीवीपी एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट कितने वॉल्यूम के लिए लग रहा है जिसके लिए प्रॉफिट निकालना है, ये उसका डायरेक्ट अपफ्रंट मतलब होता है। कॉस्ट जिसके लिए प्रॉफिट कितना है, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, यस सर। अब उसके लिए ना अपन एक चीज निकालते हैं, दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूले के अलावा मैं आपको बता देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है, ये आपका वो पॉइंट है जहां, ध्यान देना, जहां आपका जो फिक्स कॉस्ट लगा है ना वो पूरा रिकवर हो जा रहा है यूनिट से। जो फिक्स कॉस्ट लगा है, मेरी बात सुनना, जो फिक्स कॉस्ट लगा है, जैसे हर साल मेरे को मशीन रेंट पे लानी पड़ती, साल भर का रेंट लग चुका है, सो दैट इज माय फिक्स कॉस्ट। अब अगर मैं यूनिट्स बनाऊंगा और जो कमाऊ, जो यूनिट बनाने को खर्चा लग रहा है, ध्यान देना, जो यूनिट बनाने को खर्चा लग रहा है उसको मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जो इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट बनेगा वो खर्चा लगेगा ही। हाँ सर बहुत बेसिक है आई नो, लेकिन एक समझो मैं क्यों बेसिक से बिल्डअप कर रहा हूं। जो खर्चा ऑलरेडी यूनिट बनाने को लग गया वो तो हो गया सर, जो खर्चा ऑलरेडी लग चुका है, यूनिट बनाओ नहीं बनाओ इरिस्पेक्टिव, उसको बोलते हैं अपन फिक्स, और जो यूनिट बनाने को लगता है उसको वेरिएबल। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि यार जितना मेरा फिक्स खर्चा लग चुका है वो तो निकले, मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊं मेरे को चलता, मेरे जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। वो बिजनेस ही क्या जिसमें आपको अपने जेब से देना पड़े? हाँ, बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या है कि इरिस्पेक्टिव वेदर आई अर्न प्रॉफिट और नॉट, दैट्स अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। आई शुड नॉट बी पेइंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट, दैट शुड बी माय प्राइमरी मोटिव। हैव यू गॉट दिस पार्ट? एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट, the most important expense that you need to nullify is your fixed cost. So break even point मतलब क्या? आप उतने यूनिट्स बेचो या उतने वैल्यू के यूनिट्स बेचो, ध्यान देना, उतने यूनिट्स बेचो या उतने वैल्यू के यूनिट्स बेचो कि आपका फिक्स कॉस्ट निकल जाए। सर फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये चीज देखिए, जैसे आपकी सेलिंग प्राइस है समझ लो 100 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट जो आपको लग रहा है एक यूनिट बनाने को 50 रुपए लग रहा है, मतलब आप पर यूनिट 50 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हो। क्या कर रहे हो सर? सर 50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूं, और 50 यूनिट्स कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न किया। अब अगर मुझे वैल्यू में पता करना है तो मुझे फिक्स कॉस्ट को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ सर, और वही अगर मुझे यूनिट्स में निकालना है तो क्या करूंगा मैं, जितने, जैसे आप समझ लो 100 रुपए मेरा फिक्स कॉस्ट है और 50 रुपीज है, तो मैं 2 यूनिट बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, यस। अब सिंपल, ये जो 2 यूनिट आए ये मैंने कैसे निकाले? एक यूनिट मेरे को 50 रुपए दे रहा है और मेरे को 100 रुपए बचाने तो मेरे को 2 यूनिट लगेंगे, समझा? तो ब्रेक इवन पॉइंट दोनों इससे निकलता, बोथ इन यूनिट्स एज इन रुपीज, ये लिखा हुआ है। वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट रुपीज में लेने का, अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट्स में लेना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट्स में लेने का, समझा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा, समझा? कि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट में लेना है, इधर कॉन्ट्रीब्यूशन रुपीज में लेना है, सिंपल। यस सर, नो रॉकेट साइंस। सर ये तो हो गया सीवीपी एनालिसिस। अब देखो
जो पुराना सीवीपी एनालिसिस था ना, जो कन्वेंशनल सीवीपी, जो कन्वेंशनल मतलब ओल्ड सीवीपी, वो किस बारे में बात करता था सर? वो फिक्स खर्चे और वेरिएबल वो दो चीजों के बारे में बात करता था, फिक्स एंड वेरिएबल। सर इसके अलावा भी खर्चे होते हैं बेटा, सेमी फिक्स खर्चे जो अपन अभी पढ़ेंगे, कुछ खर्चे अपन आगे पढ़ेंगे जो एक्टिविटी के बेसिस पे होते हैं। लेकिन पहले ना जो ओल्ड स्कूल थे वो दो ही चीजें मानते थे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्या मानते थे? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स खर्चे जैसे रेंटल एक्सपेंसेस, और वेरिएबल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्ट लेबर, जो लेबर सिर्फ वो यूनिट बनाने को लग रहा है। कई कई जगह ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में देंगे कि मैं लेबर को वीकली सैलरी देता हूं, अब वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, अब आप उससे काम करवाओ या नहीं करवाओ वो आपका फिक्स खर्चा है। हैव यू गॉट दिस पार्ट? ये वाली बात समझी क्या? अगर आप लेबर को फिक्स खर्चा दे रहे हो हफ्ते की सैलरी, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप उससे काम कराओ या नहीं करवाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। हैव यू गॉट दिस पार्ट? यस सर। नेक्स्ट देन सीवीपी एनालिसिस। नाउ सीवीपी एनालिसिस में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। ये अपन ने कहाँ पढ़ा सर? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ के आया है सर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको समझ गया एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड मतलब अपन एक्टिविटी के बेसिस पे बांटते हैं। सर क्यों बांटते हैं? अब मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ। अब ध्यान देना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बांटते हैं, क्या होता है समझना। अभी बाद में किस टाइप की एक्टिविटीज होती है तो बाद में समझते हैं, सबसे पहले ये चीज समझना। ये जो फिक्स खर्चा है ना, मशीन, जैसे मैंने बोला मशीन का सेटअप टाइम वो फिक्स्ड है। अब क्या हो रहा है, मशीन सेटअप टाइम के अलावा मशीन का जो खर्चा है वो पूरा फिक्स्ड है। यस सर, वो तो पूरा फिक्स्ड है। ध्यान देना इधर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा। हाँ सर। अब क्या हो रहा है, मशीन को जो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 लाख रुपए लग रहे हैं साल के, अब मैंने और एनालाइज किया, और मैंने क्या किया, ये 1 लाख में से 50 तो तुम हटा दो, लेकिन जो 50,000 लग रहे हैं ना, वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मुझे मशीन बार बार सेटअप करनी पड़ रही है, यूनिट्स बनाने के लिए सेटअप करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी शू फैक्ट्री है। हाँ सर, शू फैक्ट्री है। शू फैक्ट्री में अभी के लिए समझो मैं दो ही साइज के शूज, 3 साइज के शूज बनाता हूँ, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये 3 साइज के शूज बनाता हूँ। ओके सर, 7, 8, 9। अब क्या हो रहा है, मैं ना क्या गलती कर रहा हूँ, मैं पहले 7 नंबर के शूज बना रहा हूँ तो मोल्ड में 7 नंबर का डाल रहा हूँ, शूज की वो कटिंग हो रही है। देन मैं 8 नंबर के बना रहा हूँ, देन मैं 9 नंबर के। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब मेरा 7 का कोटा खत्म होता है मैं 7 का हटा के 8 का मोल्ड डालता हूँ, फिर 8 का डाल के 9 के। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे दिन भर में अगर 12 घंटे फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मैं 4-4 घंटे एक एक मोल्ड डाल रहा हूँ। बट ये गलत है ना, बिकॉज जब मैं एक मोल्ड बंद करता हूँ, 7 नंबर का हटा के 8 नंबर का डाल रहा हूँ, बीच का मेरा अननेसेसरी टाइम जा रहा है, और फिर से पूरी मशीन स्टार्ट करने के लिए मेरे को जनरेटर ऑन करना पड़ता है और बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। क्या वर्ड बोला मैंने? एक्टिविटी। तो जब अपन एनालाइज करते तो अपन ध्यान देते कि ये सारी एक्टिविटीज कम करो। नहीं, अपन फिर ऐसा करेंगे कि यार महीने भर की जो तुम्हारी डिमांड है वो पूरी एक साथ 7 नंबर के मोल्ड में बना दो। उससे क्या एडवांटेज होगा यार, बार बार ये चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, तो आपका सेटअप टाइम कम होगा। समझा? अरे समझा क्या? आप एक्टिविटी के बेस पे अपना फिक्स कॉस्ट कम कर रहे हो, ये चीज समझी क्या? एक्टिविटी के बेस पे फिक्स कॉस्ट, यस सर। तो ये कोई एक्टिविटी के बेस पे। अब एक्टिविटी कितने टाइप की होती है वो ध्यान देते हैं। समझा ये चीज? हाँ सर। अब सबसे पहले यूनिट लेवल एक्टिविटी होती है, बहुत सिंपल है। जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, जो यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए लगता है, सिंपल है, एक यूनिट बनाने के लिए जो खर्चा लग रहा है। अब मेरे को बताओ, यूनिट बनने के बाद बहुत सारे यूनिट बनेंगे। हाँ सर। और फिर उनको एक बैच में कन्वर्ट करवाओगे, मल्टीपल यूनिट्स को यू विल इवेंचुअली कन्वर्ट देम इनटू बैच। यस सर। सो जब आप मल्टीपल यूनिट्स को अगले कौन से के बैच लेवल, एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बैच, एग्जांपल सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू सेटअप कॉस्ट। समझना, मेरे को 7 नंबर के जूतों के लिए 7 नंबर के जो यूनिट ऑफ शूज बन रहे हैं, वो एक सेटअप का कॉस्ट 50 रुपए, 500 रुपए फॉर एग्जाम्पल। मेरे को अलग ऑयल डालना पड़ता, जो भी है, कलर, डाई, सारे खर्चे। हाँ सर, 500 है। और मैं ऐसे महीने में समझ लो आप दिन के 2 तो महीने के 60 सेटअप्स करता हूँ, तो 500 इंटू 60 कितना हो गया पर मंथ? सर 30,000। तो 30,000 पर एनम 3,60,000। तो जो पर एनम का मेरा फिक्स कॉस्ट का फालतू का खर्चा बैठ रहा है, ये किस मतलब फालतू का तो नहीं बोलूंगा, बट ये जो पर एनम का खर्चा बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है? क्योंकि मेरे सेटअप ज्यादा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, नंबर ऑफ सेटअप्स कम कर दूं, समझ लो मैं नंबर ऑफ सेटअप्स कम कर दूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, दिन के 2 सेटअप्स कर रहा, इससे अच्छा मैं दिन में एक ही सेटअप करूं, भले ड्यूरेशन बढ़ा दूं, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कम होगा। हाँ सर। महीने के 30 सेटअप हो गए, 30 इंटू 500, 15,000, साल के 1,80,000। आई हैव लिटरली हाफ माई फिक्स कॉस्ट, आई हैव लिटरली रिड्यूस माई फिक्स कॉस्ट बाय हाफ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है कि आप एक्टिविटी के बेसिस पे करो। क्या है? सेटअप कॉस्ट पर एनम, then it is charged per unit or number of unit in a batch. Let me explain this again in detail. क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब मैंने अभी के लिए समझो, एक यूनिट में ये 2 कंट्रोलर बना, एक यूनिट में 2 कंट्रोलर बना। हाँ सर, एक यूनिट में 2 कंट्रोलर बना। अब ये कंट्रोलर बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे को सेटअप कॉस्ट 1000 रुपीज लग गया। कितना लग गया सर? सर 1000 रुपीज लग गया 2 यूनिट बनाने। यस सर। अब क्या हुआ, अब मैं पर यूनिट पे 500 रुपए चार्ज कर दूंगा। यस सर। अब इससे अच्छा मैं ऐसा करता ना, एक बैच में 5 यूनिट बनाता हूँ। हाँ सर, एक बैच में अगर मैं 5 यूनिट बना रहा हूँ तो मैं पर यूनिट सिर्फ 200 ही रुपए चार्ज करूंगा ना। यूनिट का खर्चा, मतलब सॉरी, बैच में सारे यूनिट्स बेयर करते हैं जो सेटअप कॉस्ट है। ध्यान देना, बैच में जितने यूनिट्स है, कभी कभी कुछ किस मंथ में आप कम बैच प्रोड्यूस करोगे, किस मंथ में ज्यादा, लेकिन पर यूनिट खर्चा हर बैच को लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। ओके सर। देन प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो प्रोडक्ट सस्टेन करने के लिए चाहिए, जैसे R&D हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, ये आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। सो ये कितना इंपॉर्टेंट फिक्स कॉस्ट है। यस सर। तो आप जब इस पे खर्चा कर रहे हो तो ये आप इसके अंडर डालोगे, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी। यस सर, ये भी आपकी एक तरह की एक्टिविटी हो गई। हाँ सर। एंड देन फैसिलिटी लेवल, फैसिलिटी लेवल मतलब यार फैक्ट्री की बिल्डिंग वाली जो एक्टिविटीज है, फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पे ले रहे हो, वो किस में जाएगी? वो सर फैसिलिटी लेवल में। तो कौन सी 4 पड़ी सर? सबसे पहले यूनिट बनाने के लिए एक एक्टिविटी, वेरी गुड सर। फिर यूनिट बनने के बाद बहुत सारे यूनिट तो बैच में बनेंगे, तो बैच एक्टिविटी। यस सर। सर फिर उसके बाद क्या पड़ा? अरे यूनिट और बैच हो गए ना सर, लेकिन अभी यूनिट किसके डिजाइन पे बनेंगे? तो R&D या प्रोडक्शन या डिजाइनिंग, जो प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी के काम आता। हाँ सर। एंड देन उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट, सारे प्रोडक्ट बनेंगे का प्रभु? ये सारे प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेंगे, तो फैसिलिटी लेवल। हाँ सर। चलिए, ये हो गया। हाँ सर, ये आपके स्टडी मैट में भी लिखा है CVP के बेसिस। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन सर, यहाँ तो अलग अलग फॉर्मूले। अरे बेटा फॉर्मूले छोड़ो ना, ध्यान दो मैं क्या समझा रहा हूँ। फॉर्मूले रटने जाओ, क्या मतलब यार? मुझे समझता ही नहीं। स्टूडेंट बोलते सर फॉर्मूले लर्न करना है, फॉर्मूले लर्न करना है। अरे क्यों लर्न करना है? कॉन्सेप्ट समझो ना, फॉर्मूले याद करना है क्या? उससे अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लो, एक ही बार में समझ जाता, क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। फॉर्मूले का क्या करोगे? एग्जाम में ऐसा लिखा है कि अगर तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा तो और तुम्हारा आंसर राइट है तो मैं तुमको 0 दूंगा? ऐसा तो कहीं है नहीं। यस सर। चलिए ध्यान दो, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देते। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? ठीक है, ट्रेडिशनल CVP एनालिसिस है। अगर तुमने क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करना, फिर वीडियो देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडिशनल में क्या बता रहा है कि ट्रेडिशनल में आपकी मंथली डिमांड 10,000 है, एक्टिविटी बेस में भी 10,000 है, कोई फर्क है नहीं। सेलिंग प्राइस भी सेम रहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रेडिशनल एक्टिविटी में सिर्फ फिक्स कॉस्ट के बदले का फर्क आता है। ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ भी 7.5 है, यहाँ भी 7.5 है। अब फिक्स कॉस्ट समझो, फिक्स कॉस्ट पर एनम इसका 10,000 है, इसका सॉरी 10 लाख है, इसका 8 लाख है। हाँ सर, तो 2 लाख का फर्क कहाँ है? वो नीचे लिखा हुआ होगा, वो कहाँ नहीं लिखा हुआ होगा, ध्यान देना। वन बैच, हाँ देखिए, फिक्स कॉस्ट 10 lakhs पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल CVP। यस सर, दैट डू नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। Following activity based costing, fixed costs that do not vary as per volume or any other cost driver has been identified as 8 लाख। ये क्या है? जो आपने जब एक्टिविटी बेस काटा ना, एक्टिविटी के चारों एक्टिविटी में निकालने के बाद भी खुद खर्चे ऐसे जो लगने ही है फिक्स कॉस्ट, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कुछ भी कर लो वो लगने ही है, तो उसको आप और सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो वो होता है जो वॉल्यूम के बेसिस पे लगता है। हाँ सर। प्रोडक्शन ऑफ दिस टीयर support takes place in a batch of 25 units. कितने यूनिट सर? 25 यूनिट। One batch of children cycle is finished, the next would be adult cycle. मैंने बोला वापिस वही गलती कर रहे, एक चिल्ड्रन एक अडल्ट, एक चिल्ड्रन एक अडल्ट, उसके लिए सेटअप का खर्चा बढ़ेगा, यहाँ लिखा हुआ होगा। Therefore after each batch there would be a setup change. बोला ही है, चिल्ड्रन और अडल्ट की साइज अलग है ना, तो सेटअप का खर्चा आएगा ही। If 10,000 children bicycles have to be produced, number of setups required is 10,000 steer support per 25 बैच। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अगर 10,000 करना है आपको, एक बैच में 25 बनते हैं। हाँ सर, तो सर 25 मतलब 400, एक यूनिट या एक बैच बनाने के लिए आपको 25, सॉरी एक बैच में 25 यूनिट बनते हैं और आपको पर बैच सेटअप करना है। तो नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हो गए बेटा? सर 400 हो गए। ईच सेटअप कॉस्ट 500, तो 400 इंटू 500 सर 2 लाख। समझा 2 लाख कहाँ से आया? समझा क्या 2 लाख कहाँ से आया? अरे हाँ सर, अब समझा 2 लाख कहाँ से आया? समझा? 10 में से 8 गए जो, तो 2 का डिफरेंस था, वो कैसे आ रहा? कैसे आ रहा सर? एक बैच में मैं 25 यूनिट बना रहा हूं और वो पर्टिकुलर साइकिल के मेरे को 10,000 यूनिट चाहिए, तो मेरे को 400 बैचेस बनानी पड़ेगी। हाँ सर, और एक बैच बनाने के लिए मेरे को जो मशीन का सेटअप है उसका खर्चा 500 है। सो टोटल 400 इंटू 500। मैं काफी स्लो जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट दिस चैप्टर की ये एक रिवीजन वीडियो देखो, इसके बाद आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके सर,
ओके सर जी, ये 22 lakhs हो गया। हाँ सर, ये 2 lakhs हो गया। देन नेक्स्ट, नाउ द कॉस्ट वॉज प्रीवियसली पुल टूगेदर विथ फिक्स कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी। मैंने बोला सेटअप टाइम अलग नहीं लेते थे ट्रेडिशनल में, लेकिन अब आप एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हो तो आप अलग लोगे क्योंकि एक एक्टिविटी है। यस सर। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी। ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड हमेशा ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, उसमें फर्क नहीं आने वाला है। फर्क कहाँ आएगा, आपका जो एनालिसिस रहेगा उसके बाद। फिक्स कॉस्ट में दोनों ही आएंगे, वो 10 लाख जो, वो 8 लाख जो है वॉल्यूम के बेसिस पे, और ये 2 लाख जो है सेटअप के बेसिस पे। अभी तो ये फिक्स ही है, वो तो आप इस पे एनालिसिस करके इसको कम करना चाहते हो। समझ रहा क्या? आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। एमएस धोनी सेड ना कि इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, हाउ आर यू गोना रेक्टिफाई देम? सो फर्स्ट आइडेंटिफाई। अपन ने आइडेंटिफाई किया कि अपने को सेटअप कॉस्ट ज्यादा लग रहा, जिसके कारण अपना फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा। तो अब अपन ने फिक्स कॉस्ट बढ़ने का रीजन समझा, अब अपन उसको कम करेंगे। गलती समझोगे नहीं तो गलती कम कैसे करोगे? रिमेंबर दिस। यस, ध्यान देते। वो वैसे ही सॉल्व किया। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज यू नो सिंस दिस इज रिवीजन लेक्चर, मैं कॉन्सेप्ट डिटेल में जा रहा हूँ। कैलकुलेशन वाले पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर पे वैल्यूज डालनी है। देखिए 8, 7.5 वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, ये क्या है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ गया। हाँ सर, और आप समझो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया यूनिट में। यस सर। अब इसके बाद मंथली डिमांड 10,000 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना मंथली डिमांड 10,000 है, 10,000 चिल्ड्रन साइकिल्स। हाँ सर, मंथली डिमांड 10,000 है, यहाँ लिखा हुआ है मंथली डिमांड इन प्रोडक्शन। ओके सर, 10,000 है। हाँ सर, तो सर आप कितना प्रॉफिट कमाओगे? सर सिंपल है ना सर, सर मंथली डिमांड यूनिट्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आप मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हो? 500 इंटू 10 लाख 10,000, तो 500 इंटू 10,000 का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, उसमें से आप फिक्स खर्चा 10 लाख का माइनस कर दोगे। हाँ, तो आपने फिक्स खर्चा माइनस कर दिया, तो इन शॉर्ट आपने 40 लाख कमाया। हाँ सर, दूसरे केस में भी देखना आप कमाओगे 40 लाख ही। कैसे सर सीवीपी करा? अरे बेटा, मैंने फिर से चिल्ला चिल्ला के बोला है कि अभी अपन सिर्फ सेग्रीगेट कर रहे हैं, अपन समझ रहे हैं गलती क्या है, लेकिन है तो अभी भी वो फिक्स कॉस्ट का ही पार्ट। वो तो गलती जब रेक्टिफाई करेंगे तब। जैसे एक एग्जांपल समझो, एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो तुम, सीरीज खेल रहे हो तुम 5 मैच की, तुमको समझेगा कि तुम्हारा एक प्लेयर का, या कभी समझ लो ऐसा हो रहा कि तुम्हारे एक प्लेयर के शॉट्स नहीं लग रहे, या एक प्लेयर इंजर्ड है, तो वो पहली मैच में तो तुम्हारे साथ रहेगा ही, तब तुम्हें उसकी इंजरी समझेगी। तो फर्स्ट मैच तो तुम्हारा वही परफॉर्मेंस होगा ना जिसको समझा है, जिसको नहीं समझा है। हाँ सर, वो तो जब तुम वो समझने वाली जो तुम्हारे प्लेयर को इंजरी है, तुम जब उसको रिप्लेस करके एक दूसरा प्लेयर लाओगे, जब तुम उस चीज को सुधारोगे, देन तुम में इंप्रूवमेंट होगा। तो अभी अपन समझ रहे हैं कि ये गलती है और सेटअप का ये खर्चा है 2 लाख। अभी तो अपन समझे कि 2 लाख का सेटअप का खर्चा है, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा अभी। वो तो अपन ये चीज को सुधारेंगे ना, इवेंचुअली सुधारना है, सुधारने के पहले गलती पता रहनी चाहिए। वही पार्ट इधर बोल रहा है, ठीक है। हाँ सर, देन वही लिखा हुआ है। अब आपको क्या बोला हुआ है? पहली लाइन होगी नेक्स्ट, एज अ प्लांट मैनेजर आपको बताओ कि नंबर ऑफ सेटअप्स आप मिनिमम कर दो। ए बेटा, मिनिमम सेटअप है तो बैच साइज बढ़ा दे। अगर तूने बैच साइज 25 का 50 कर दिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है आई गेस, देयरफॉर प्रपोज टू इंक्रीज द बैच साइज टू 50 यूनिट। अब सर ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सर जी आपको एग्जाम में इंस्टीट्यूट अगर केस स्टडी पूछेगा ना सर जी, तो क्या कर देगा वो ना बता देगा कि एज अ मैनेजर तुम बताओ कि तुम क्या करोगे, तुम 50 यूनिट जाओगे या 60 यूनिट जाओगे, एज द केस 2-3 ऑप्शन दे देगा, देन तुमको बोलेगा बेस्ट बताओ। कैसे बताना, ध्यान देना। सिर्फ ये मत सोचना कि ये 50 या 60 यूनिट करने से मेरा सिर्फ नंबर सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा। ये भी देखना कि क्या मेरे मशीन इतनी कैपेबल है, ऐसा लिखना, वहां पॉइंट लिखना कि रादर देन ओनली सीइंग द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, वी विल आल्सो सी द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। देखो ये एक लाइन याद कर लो, the decision will not be taken on the basis of financial factors, one must also see the qualitative factors। ये लाइन अपने हाथ पे, मतलब हाथ पे नहीं लिखना, टेबल पे लिख दो ताकि पेपर तक याद हो जाए, ठीक है। हाँ सर, नाउ अंडरस्टैंड। तो यहाँ ये बोल रहा है कि 50 जो 25 की एक बैच होती थी उसको 50 की कर दो। अब बेटा 50 की एक बैच करोगे, 10,000 पर मंथ चाहिए, 50 कितनी बैचेस हो गई है सर? 200 इंटू एक बैच का खर्चा 400, सॉरी 200 इंटू एक बैच का खर्चा कितना है? 500। हाँ सर, 200 इंटू 500, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1 लाख। तो जो 2 लाख था उसको 1 लाख कर दे, 1 लाख कम कर दिया ना फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितना होगा नए केस में? सर 8 लाख तो जो लग रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो तो लग ही रहा है, लेकिन जो सेटअप का खर्चा है जो पहले 2 लाख लग रहा था वो कट के 1 लाख हो गया, तो फिक्स कॉस्ट 9 लाख हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
समझा? ये आपने चीजें सुधारी है, यहाँ गलतियां पता चली, यहाँ चीजें सुधारी है। इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। हाँ सर, समझा आपको? वो देखिए, दिस वुड गिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन 25 to 50, सो देयरफॉर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ सर, प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि 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 फिक्स कॉस्ट कम हुआ है। समझा? क्या ध्यान दिया? क्या फिक्स कॉस्ट कम हुआ क्या? अब फिक्स कॉस्ट कम हुआ है। अब ये है, जिसमें एक और चीज लिखी, ड्यू टू लार्जर बैच प्रोडक्शन इन्वेंट्री स्टोरेज एरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द 50,000 पर मंथ। तो इन्वेंट्री का खर्चा 50,000 से बढ़ेगा। भले ही आपके सेटअप का खर्चा 1 लाख से कम हुआ, लेकिन इन्वेंट्री का खर्चा 50,000 से बढ़ जाएगा। तो नेट तो तुमने पुराने इससे कितना प्रॉफिट करवाया सर? 50,000 का ही हुआ। तो वो वैसा ही है। तो वो वैसा ही क्या एक्चुअली, देखो यहाँ 40 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ 50,000 40-50 का प्रॉफिट है। समझा क्या? समझा ये क्वेश्चन? हाँ सर। क्या किया था सर? पहले गलती पता करी, फिर गलती को सुधारी। अब गलती के लिए बैच यूनिट्स बढ़ा दिए, तो बैच बढ़ा है तो सर जो एडिशनल यूनिट्स बने उनको कहीं स्टोर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वेयर हाउस रेंट पे लिया होगा। तो जो वेयर हाउस रेंट पे लिया होगा उसका खर्चा 50,000 है। हैव यू गॉट दिस पार्ट? यस सर। वही चीज इधर लिखी हुई है, सेम चीज इधर लिखी हुई है। ठीक है, नाउ थर्ड लाइन, when should labor cost be factored into calculation of cost of setup? अरे लेबर कॉस्ट कब फैक्टर करोगे? ये चीज मैंने अलग से वीडियो में समझाई हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो तीन टाइप से होते हैं, ABC। ए कैटेगरीज, जब आप लेबर, समझना ये चीज मैं लेबर का यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाद में नहीं करूंगा, समझना सर। 3 टाइप से होते हैं लेबर्स, ABC। चलो एक बार, यूजुअली तो मैं ये ओरली बताता हूँ, बट ध्यान देना इधर। 3 टाइप के लेबर होते हैं सर, ABC। हाँ सर, ये जो ए कैटेगरी वाले लेबर है, ये वो लेबर है जो मेरे पास अवेलेबल ही है, जिनको मैं पर मंथ सैलरी देता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, ये मेरा लेबर है, सैलरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब आर्टिकल थे, हाँ सर, आप ए कैटेगरी में आते हो सर। समझो, ए कैटेगरी में क्यों आते हो? आपको स्टाइफन मिलती थी 2,000 2,500 3,000 बेसिक जो स्टाइफन है। ऑफकोर्स किसी को ज्यादा मिलती होगी, किसी को कम, बट मैं जनरल एवरेज बता रहा हूँ। हाँ सर, आपको इतनी पर मंथ स्टाइफन मिलती थी। यस सर। उसके बाद क्या ऐसा होता था क्या कि यार जैसे बैंक ऑडिट पे जाना है, ये तू जा बैंक ऑडिट पे, फिर आप आए वहां बैंक ऑडिट से, आपको बोलेगे नहीं अब तू स्टॉक ऑडिट पे जा, आपको 1 महीने में किधर भी भेज सकते हैं। हाँ सर। अब ऐसा है क्या कि आपको किधर भेजे तो ज्यादा खर्चा दिए? मैं कन्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात छोड़ दो, सैलरी की बात कर रहा हूँ। कन्वेंस तो ठीक है, जितना लगा उतना देते हैं, ऑल्दो उतना लगता नहीं, अपन भी जानते हैं अपन फेक बिल्स लगाए, बट ठीक है अभी ईमानदारी वाली बात है, फेक बिल्स तो मैंने भी लगाया। अब ध्यान देना, आप ए कैटेगरी वाले हो, क्यों? क्योंकि आपको कितना भी काम करा है आपका प्रिंसिपल 1 मंथ में, आपको मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में जो भी वो स्टाइफन का चेक दे देगा। अब हो गया खत्म, अब उसको इसके ऊपर आपको कुछ नहीं देना, यही हो गया आपका पर मंथ। तो आप पे एडिशनल खर्चा कुछ भी नहीं लग रहा। ध्यान देना, आप पे एडिशनल खर्चा कुछ भी नहीं लग रहा है। जो भी आपको महीने का स्टाइफंड है, जो उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ आपसे कुछ भी काम नहीं भी करा है तो भी देना है। आप 1 महीना ऑफिस में बैठ के सिर्फ चाय पियो तो भी उसको वो खर्चा देना ही है। तो वो तो खर्चा लग गया, तो उसको बोलते हैं संक कॉस्ट सैलरी जैसा। तो वो होगा ए कैटेगरी। अब आपका इंस्टीट्यूट उसको अलग नाम से बुलाता है, ध्यान देना। इंस्टीट्यूट आपका ये बोलता है बी वाला, कॉस्ट ऑफ परमानेंट लेबर। कॉस्ट ऑफ परमानेंट लेबर यहां लिख देना, कॉस्ट ऑफ परमानेंट लेबर के जगह आप यहां नाम दे देना आर्टिकल। ये परमानेंट लेबर है, तो यार जो लोग परमानेंट है वो कुछ, मैं उनको काम करे नहीं करे, मैं उनको फिर भी पे ही करने वाला, तो उनको सेटअप में इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे सर क्यों करोगे, काय के लिए करोगे? नहीं करूंगा। हाँ सर। दूसरा, कॉस्ट ऑफ टेम्पररी लेबर हायर्ड फॉर सेटअप कॉस्ट और आउटसोर्सिंग। ध्यान देना इस चीज को, ये बी कैटेगरी वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं, मेरी बात सुनना इधर। बी कैटेगरी वाले लोग कौन है सर? बी कैटेगरी वाले लोग वो है, इधर ध्यान देना, बी कैटेगरी वाले लोग, बी कैटेगरी वाले लोग वो है सर जो ना, जिनकी आर्टिकलशिप हो गई है। मैं आपके आर्टिकलशिप के एग्जांपल से बता रहा हूं, जिनके आर्टिकलशिप हो गई है और फाइनल के भी एग्जाम दिए, और यार घर पे बैठने से अच्छा दे प्रेफर कि हम कुछ काम कर ले, तो वो आपके ऑफिस में आएंगे, या वो घर पे ही थे, सर को पता था आपके ऑफिस हो गए, जैसे आप ही का कोई सीनियर होगा जो, जिसका एक ग्रुप क्लियर हो गया, शायद एक नहीं रहा, एंड उसका आर्टिकलशिप थोड़े 1 आध साल हो गया। सर क्या करेंगे? सर उसको फोन करेंगे, जैसे हेलो तू फ्री है क्या, मेरा एक काम है वो कर ले, तेरे को मैं पे कर दूंगा। ध्यान देना, मेरा एक काम है तू कर ले, तेरे को मैं पे कर दूंगा। उसको एडिशनली बाहर से बुलाया गया है। हाँ सर। अब जब उसको एडिशनली बाहर से बुलाया गया, उसको पे करा जाएगा। यस सर। अब उसको एडिशनली पे करा जाएगा। अब जिस बंदे को तुम बाहर से बुला के एडिशनली पे कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल सेटअप का, तो उसको एडिशनली खर्चा है। अगर ये काम नहीं होता तो ये आदमी का खर्चा लगता क्या? नहीं सर।
अगर ये काम नहीं होता तो ये आदमी का खर्चा नहीं लगता। सेम, यू गॉट दैट, यू गॉट माई पॉइंट, कि क्योंकि ये काम के कारण वो एक एडिशनल एम्प्लॉय का खर्चा लगा है तो ये सेटअप में आएगा। ध्यान देना, आपने बाहर से वर्कर बुलाए हैं तो ये सेटअप में आएगा। तो यहाँ फर्स्ट वाला केस वो हो गया। यहाँ आप लिख देना, क्या लिखोगे, कोई भी आपको एग्जाम्पल समझाना, अगर आपको एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में कोट कर लेना। देन थर्ड कैटेगरी, अब ये सी कैटेगरी वाले लोग कौन है मैं बता। सी कैटेगरी वाले लोग वो है जो आपके ऑफिस में एम्प्लॉय ऑलरेडी है। अब समझना ये चीज को, जो आपके ऑफिस में ऑलरेडी एम्प्लॉय है, उनका एक बॉन्ड रहा होगा कि सर हम ये ही काम, या हम इतने से इतना ही काम करेंगे, जो भी है, जैसे बॉन्ड जो लोग, हाँ सर। अब वो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आपका ना एक चीज समझना, या ऑफिस वाले छोड़ो, या आप अपनी ही बात कर लो, आप हो, आपको एक काम दिया था आपके प्रिंसिपल ने, हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, एक ना किसी के टैक्स की रेड पड़ी थी। सो आप उसका आंसर बना रहे थे टैक्स का, कि एज पर दिस सेक्शन, एज पर सेक्शन 139 141 जो भी है सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप रेड का प्लान कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये टैक्स रेड से इंपॉर्टेंट एक और कहीं इंपॉर्टेंट काम आ गया, आपने कोई बैंक ऑडिट किया था और वहां विजय माल्या वाला कांड हो गया या नीरव मोदी वाला कांड हो गया, हाँ सर। अब आपके प्रिंसिपल पहले आपको उधर भेजेगा बिकॉज ये तो वो किसी और से करवाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही समझना, आपको ये सेट नए वाले काम के लिए भेज दिया। अब आपका जो काम है ना, इसके लिए टैक्स रेड के लिए ऐसा तो है नहीं कि किसी भी अरे गहरे फर्स्ट ईयर आर्टिकल को बैठा दो। इसके लिए चाहिए मेरे को एक एक्सपीरियंस आर्टिकल या जिसमें दिमाग हो, हाँ सर, इसके लिए दिमाग चाहिए, यस सर। अब इस दिमाग वाले काम के लिए मैं कोई आर्टिकल लाऊंगा, हाँ सर, या मेरे कोई एम्प्लॉय को बोलूंगा कि तू ये काम कर ले, बोलेगा सर मेरे ये स्कोप में नहीं आता, मैं आपके लिए कर दूंगा लेकिन मैं एडिशनल चार्ज लूंगा, या मैं एडिशनल चार्ज लूंगा, हाँ सर। अब समझना, ये वाला काम तो मैं कर ले रहा हूँ एज एन आर्टिकल, ये जो एडिशनल काम है, अब समझना, अगर ये काम नहीं होता तो ये वाला काम मैं कैसे करवाता, सर ये काम आप मेरे से ही करवाते, यस सर। ये वाला काम नहीं होता तो आपका अगर ये वाला काम नहीं होता तो आपका प्रिंसिपली जो टैक्स रेट का काम है वही आपसे करवाया होता। अब ऑलरेडी लगे हुए लेबरर को वो किधर और भेज रहा है, मैं आर्टिकल को लेबरर से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अपन हैवी लेबरर जैसे ही थे, तो ऑलरेडी लगे हुए लेबरर को किधर और भेज रहा है, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा सेटअप कॉस्ट में, समझा क्यों, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो इस पे मेरे को खर्चा ही नहीं करना पड़ता ना, इस पे जो एडिशनल खर्चा लगा, जो मेरा कंट्रीब्यूशन गया है वो, क्योंकि ये सेटअप कॉस्ट है। अब समझा, आई नो ये एग्जांपल डायरेक्टली सेटअप से वन ऑन वन मिक्स नहीं करते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा। अगर आपका लेबरर ऑलरेडी लगा हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ आप उसको सैलरी दोगे तो वो सम कॉस्ट है, सर वो लगा हुआ तो है लेकिन अगर उसको ये काम के लिए भेजेंगे तो अपना दूसरा काम अफेक्ट होगा, तो सर कंट्रीब्यूशन जो दूसरा काम अफेक्ट होने का है, यस सर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सर नया लेबरर हायर किया तो उसको जितनी सैलरी हो पूरे का पूरे सेटअप कॉस्ट में आएगा। यही तीनों चीज है, आपको समझा। आई नो मैंने टाइम लगाया, आधी घंटा प्रॉपरली एक ही चीज को समझाया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, यस सर। एंड देन फोर्थ पॉइंट क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन सेटअप कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइलिंग मशीन। यार फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं अफेक्ट करेगा, कि जितने ज्यादा सेटअप कॉस्ट, जितने कम सेटअप्स हो गए उतने आपके खर्चे कम हो गए, यस सर। जितने ज्यादा, ये देखिए, लोअर दी सेटअप कॉस्ट हायर दी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास फ्लेक्सिबल रहेगा ना, सेटअप करने का खर्चा अगर कम है तो आपके पास पता है ना कि भाई मेरे को सेटअप करने को बहुत कम खर्चा लग रहा है, तो जैसे जैसे डिमांड आएगी मैं उस हिसाब से फ्लेक्सिबली काम कर सकता हूँ, यस सर। तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं, आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको समझ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये काम का था और ये काम का था, प्रॉफिट कैसे आया, ये दो कॉन्सेप्ट समझे। आई नो डिटेल में आधे घंटे में पढ़ा, लेकिन एक ही बार देखना है तो अच्छे से देखो। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। देखिए सेलिंग प्राइस है, हाँ सर। अब सेलिंग प्राइस डायरेक्ट कॉस्ट है तो सर इनके बेसिस पे कंट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपए, हाँ सर। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हाँ सर, डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ओके सर। प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स कितना है सर, 42 है, हाँ सर। और कॉस्ट पर सेटअप 450 है, तो 42 इंटू 450 टोटल सेटअप का खर्चा हो गया, हाँ सर। 42 इंटू 450। प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन, एक यूनिट में मैं 960 यूनिट बना रहा हूँ। खुद ही सोचना, जब मैं यहाँ लिखा हुआ भी है देखिए, खुद ही सोचना, एक चीज समझना, एक प्रोडक्शन रन में मैं 960 यूनिट्स बना रहा हूँ और मैं 42 टोटल रन कर रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ सर। 960 इंटू 42 सर, 960 इंटू 42 40,320, ये हो गए मेरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये समझा, हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यस सर, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इंजीनियरिंग आर्ट्स को बाद में देखते हैं, आगे यहाँ समझो। अब
अब यहाँ क्या है, कॉस्ट पर सेटअप जो 450 है उसको मैंने डिक्रीज कर दिया 90 से, नए इसमें प्रपोज चेंज में जो नया चेंज है। क्यों सर? क्योंकि मैं एक्टिविटी बेस्ड कर रहा ना, मुझे समझा ना कि एक्टिविटी है, सेटअप कॉस्ट है, मेरे को इसको कम करना है, तो मैंने कम किया 90 से, तो नया कॉस्ट वुड बी 360। ओके सर। नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स में कितने प्रोड्यूस कर रहा हूँ सर? 42 इंटू 960। यस सर, वो अपन ने निकाला 4320। अब मैं नए इसमें कितने कर रहा हूँ प्रोडक्शन यूनिट्स एक रन में? सर 1000। मतलब सर मैं डबल तरह से प्रॉफिट हूँ। यस सर, मैं नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ा दे रहा हूँ पर रन, और मैं कॉस्ट भी कम कर रहा हूँ। तो अब मैं कितना करूंगा? 4320 जो यूनिट्स पहले बना रहा था, अब सर वही यूनिट्स में कितने कम में बनाऊंगा? सर वही यूनिट्स अब मैं एक बार में 1008 यूनिट बनाऊंगा, तो मेरे नंबर ऑफ सेटअप्स आ जाएंगे जो कि आएंगे सर 40। ये चीज समझी क्या? हाँ सर, पुराने नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, अब मैं एक सेटअप में 1000 यूनिट 1008 यूनिट बना रहा हूँ, तो मेरे टोटल यूनिट्स आ गए 480। गॉट दिस? यस सर, ये चीज समझी। नेक्स्ट, यहां तक का समझा? हाँ सर, ये चीज समझी। अब आगे क्या हो रहा है इस चीज पे ध्यान देना। यहाँ तक का तो हाँ सर हमें डिटेल में समझ गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे ध्यान देते। हाँ सर, ये हो गया। अब ये हो गया सर। तो सर इसके बेसिस पे 40 इंटू, अब ये 360, तो आपका टोटल सेटअप कॉस्ट यहाँ हो जाएगा सर 40 इंटू 360, दैट इज सेटअप कॉस्ट। ये देखिए 40 इंटू 360, दैट इज, एक सेकेंड, एक मिनट। तो 40 इंटू 360, तो नया सेटअप का कॉस्ट कितना हो गया सर? सर नया सेटअप का कॉस्ट हो गया 14400। ओके सर, चलिए चेंज सिनेरियो में। हाँ, तो नया सेटअप का कॉस्ट हो गया 14400। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, इंजीनियरिंग आवर्स फॉर प्रोडक्शन पीरियड। पहले ना मेरे को कुछ इंजीनियरिंग आवर्स भी लगते थे अलग से। मैंने बोला ना एक्टिविटी के बेसिस पे बांटना, इंजीनियरिंग एक्टिविटी क्या, ये कौन सी लाइफ होगी सर? प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाले इसमें, तो इंजीनियरिंग एक्टिविटी के खर्चे आएंगे सर। वो कितने आते थे? पहले 500 आते थे, अब 422 आ रहे, और कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आर का कुछ दिया नहीं है तो मान लेगा सेम है, तो अब वो कितना होगा? 422 इंटू 10। हाँ सर, 422 इंटू 10, तो कितना हो गया? 4220 प्लस 14400। हाँ सर। सर इसके अलावा आगे एक लाइन लिखी हुई है, पहले जो फिक्स कॉस्ट लगता था ना 96,000 का टोटल। हाँ सर, उसमें से सर 72,100 तो अभी भी रिमेन्स टू बी एनालाइज्ड। मतलब सर 72,100 पे अपन अभी एनालाइज नहीं कर पाए, अपन बाकी के खर्चे पे एनालाइज कर लिए। मतलब 96,000 में से 72,100 माइनस करो तो अपन ने 23,900 के जो खर्चे वो एनालाइज किए। हाँ सर, तो उसको अपन ने कैसे ऐसे सेग्रीगेट कर दिए कि ये 360 14,400, हाँ सर 14,400, और प्लस वो कितना आ रहा था? 4220। तो सर अपन ने जो पहले अपने खर्चे थे कितने के थे सर? वो 23,900, उसको कम करके सर अब अपन ने कर लिया 18,620। और ये 72,100 तो अभी एनालाइज करने का ही है, तो ये तो खर्चा अभी भी लगेगा। हाँ सर, अपन ने फिक्स कॉस्ट को एनालाइज किया, मैंने बोला ना गलतियां समझी फिक्स कॉस्ट में भी क्या हो रही। तो अब अपना टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया सर? सर 72,100 प्लस ये जो 18,620 का है, प्लस 72,100, तो सर अभी का फिक्स कॉस्ट है 9720, जो पहले था सर 9600, तो अपन ने फिक्स कॉस्ट सेव कर लिया। हाँ सर, अब मैंने बोला ये फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि 5 रुपए है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 5, तो आपके आ गए 18,144 यूनिट्स। हाँ सर, अब उसके बाद अगर आपको बोला हुआ है कि 18,144 यूनिट्स आ गए, अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बनाओ, कंप्यूट द यूनिट्स एंड प्रोडक्शन रन। तो प्रोडक्शन रन कितने हो गए सर 18,144, एक बार में मैं 1008 यूनिट बना रहा हूँ, तो सर टोटल मेरे 18 रन हो गए। समझा ये चीज? ओके, अब समझा ये चीज? हाँ सर, तो समझा, तो जितना एनालाइज किया उसका कम कर दिया, जो नहीं करा वो अभी भी उतना ही लगेगा, सिंपल। यस सर, बस यही उसकी थ्योरी दी हुई है, ये आप खुद पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब समझो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स में भी लगता है, एनजीओ में भी लगता है। अब समझना, बिफोर आप एनजीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट में सेक्टर में डालो, मेरे को आपको एक चीज समझानी है। क्वेश्चन तो अपन करेंगे, क्वेश्चन तो अपन कर ही लेंगे। क्वेश्चन के पहले एक चीज समझना, ये चैप्टर में कहीं भी सीधा आंसर मत देना, ये चैप्टर में नहीं, इनफैक्ट पूरे एससीएमपी में कहीं भी डायरेक्ट आंसर मत देना, हर जगह नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसिडर करना। एनजीओ या एनपीओ के केस में तो और ज्यादा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि वो लोग के केस में आपको, आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं बेटा, आपका मेन मोटिव है सेवा देना, टू हेल्प दोज हु आर हेल्पलेस, you need to help those. So how are you gonna help? You're gonna help them by giving resources at, if not at a profit, at bare minimum, that is variable cost.
तो दिस शुड बी योर मोटिव, ऑलवेज अंडरस्टैंड। यस सर। अब देखना, अब आप जब भी कोई डिसीजन लोगे ना, ये चैप्टर में थ्योरेटिकल है नहीं, तो आपको नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पे ध्यान देना, जो एनजीओस के केस में बहुत जरूरी है। जैसे सर सीएसआर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, सर क्वालिटी कैसा है। कभी कभी क्या होगा, भले ही आपको लगेगा कि आप एक प्रोडक्ट बंद कर दो, आपका कस्टमर बेस, आपको प्रॉफिट, आपका लॉस रुक जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये, अगर आपने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स जो आ रहे थे वो अब सोचेंगे यार यहाँ ये प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, तो इनके शोरूम में क्यों जाओ, कोई और शोरूम में। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मारुति ने क्या किया, डीजल कार बंद कर दी। हाँ सर, अब मारुति ने डीजल की कारें बंद कर दी। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर समझ लो एक कस्टमर है, उसको पेट्रोल ही लेना है, बट अगर वो मारुति, अगर समझ लो उसके पास ऑप्शन है, तो कहा जाएगा सर जहां ऑप्शन है, क्योंकि वो क्या सोचेगा, यार अगर मेरे को डीजल से कॉस्टिंग बच रही है तो मैं डीजल कार क्यों नहीं लूं। आप कोई भी प्रोडक्ट प्राइमा फेसी इस बेसिस पे बंद ही नहीं कर सकते कि आपका खर्चा कम हो रहा। आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरा आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नथिंग बट ऑब्वियस कस्टमर इज किंग, उसके अलावा आप सर्वाइव नहीं करोगे। सीएसआर रूल्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कभी कभी ब्रांड नेम के कारण आप कोई प्रोडक्ट नहीं बंद कर सकते हो। कभी कभी आपका ब्रांड का नाम वो प्रोडक्ट से चल रहा है, भले आप उसमें कमा नहीं रहे हो, लेकिन आपका ब्रांड का नाम वही प्रोडक्ट से चल रहा है। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी, यार पार्ले जी और बहुत कुछ बनाता है, पता है आपको, पार्ले जी और 2-3 टाइप के बिस्किट्स बनाता है, नाम पता है, सिर्फ अपने को तो पार्ले जी पता है, तो वो उसका ब्रांड नेम बन गया। भले अब वो उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो उसको बंद नहीं कर सकता, बिकॉज उसके बाकी के जितने बिजनेसेस है वो एक ब्रांड के पीछे चल रहे हैं। हैव यू गॉट दिस पार्ट? यस। जियो में प्रॉफिट नहीं कमा रहा है रिलायंस, लेकिन स्टिल रिलायंस, क्योंकि रिलायंस बाकी सर्विसेज से इवेंचुअली प्रॉफिट कमा रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके सर। दूसरा, कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं यार, जैसे अभी फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहां पर पूरे के पूरे फार्म के एरिया को, दे आर, फार्म बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट के एरिया को दे आर चेंजिंग इनटू मेकिंग अ कोल माइन। नाउ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ओके सर। तो अब आप डिसीजन के लिए कैसे यूज करोगे सर? प्रॉब्लम, ये मैंने बहुत बार समझा है। सबसे पहले तो यार सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर में लिंक है, इसलिए चैप्टर बोला बहुत इजी है। प्रॉब्लम डिफाइन करी, हाँ सर। सर प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद सर अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करें, हाँ सर। उसके बाद सर बेस्ट आइडेंटिफाई करें, कैसा सर? कॉस्ट और बेनिफिट्स निकाले सर। उसके बाद जो रेलिवेंट खर्चा है, कुछ खर्चे इररेलिवेंट होते हो, खर्चे को नहीं गिनना, जो रेलिवेंट है वही। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, ध्यान देना, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड इवेंचुअली डिसीजन। तुम लाइफ में कुछ भी करते हो तो ऐसे ही करते हो ना, सबसे पहले देखते हो सर प्रॉब्लम क्या है, हाँ सर प्रॉब्लम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एससीएमपी का ये चैप्टर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है, हाँ सर। इसके अल्टरनेटिव्स क्या मैं ये चैप्टर स्किप कर सकता हूँ एग्जाम में, हाँ या नहीं? चलो नहीं कर सकता हूँ तो नेक्स्ट एस्पेक्ट, सर फिर मैं देखता हूँ कि जितने मैं मेहनत कर रहा क्या उतने मार्क्स का चैप्टर आता क्या, ओके। देन थर्ड सर मैं रेलिवेंट देख रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक अटेम्प्ट में कई 4 साल पहले वो 50 मार्क का पूछ लिया था, उसके बाद 15 मार्क का पूछा, तो एवरेज 15 मार्क्स है, तो रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो करो। ठीक है, देन नेक्स्ट सर मैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे भी ध्यान देता। अब आपके केस में नॉन फाइनेंशियल नहीं होता है, आपके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, बट आप ये समझो फॉर एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं कर रहे हो एंड देन आप फिर जॉब पे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पढ़ा ही नहीं और आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो डेटा एनालिटिक्स करता है, तो आपको समझेगा ही नहीं कि क्यों डेटा है, क्यों बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जरूरी है। तो आप ये समझना कि आगे आपको कहाँ जॉब करना है, क्या आपने उसके कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं क्या, एंड लेफ्ट आपको डिसीजन लेना है, सिंपल। हाँ सर। अब अपन क्वेश्चंस करने पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नॉट फॉर प्रॉफिट में ये वाला क्वेश्चन आप में से काफी लोगों का डाउट था। अरे बहुत सिंपल है, इसको मैं फटाफट बता रहा हूँ। यहाँ क्या बोला हुआ है कि कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि 2,50,000, ऑफकोर्स मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा है, एक बार प्लीज पढ़ना, नहीं समझे तो ये देखना। कंपनी हैज एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 251,85,000 पैसेंजर किलोमीटर पर एनम, 251,85,000 पैसेंजर किलोमीटर पीकेएम पर एनम। हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ, पैसेंजर किलोमीटर पर एनम, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स बता रहा हूं मैं अभी कितने हैं। देखिए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट इज 42, ड्राइवर सीट के अलावा कितने हैं सर? 42। यहाँ आपको एक लाइन और दी हुई है जिसमें काफी लोगों को डाउट था। कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर, 27,500 वो देगी ड्राइवर को एंड 2 अटेंडेंट्स को। कितने अटेंडेंट है? 2 अटेंडेंट है। कितने अटेंडेंट है? 2 अटेंडेंट है। क्यों सर? कभी कभी ऐसा होता होगा ना भाई, एक बंदा वो ऐसे ऐसे करके बस को रोकने का इशारा देता, दूसरी टिकट कलेक्ट करता, तो 2 अटेंडेंट है। यस सर। सो 2 अटेंडेंट है
और एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट बोलिए 42, ड्राइवर की सीट हटा के 42 है, तो उसके अलावा 2 अटेंडेंट को भी हटाएंगे ना, क्योंकि 2 अटेंडेंट पैसेंजर थोड़ी है आपके, वो तो एम्प्लॉइज है, यहाँ पैसेंजर किलोमीटर बोला हुआ है, 2 अटेंडेंट आर नॉट योर पैसेंजर्स, तो आप उसको भी माइनस कर दोगे तो ये 40 बचेगा। क्या बचेगा? 40 बचेगा। अब 251 डिवाइडेड बाय 40, ये क्या आ गया? ये आ गया इतने पैसेंजर से, तो ये पैसेंजर कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? इतने जो भी आंसर आएगा, जैसे अगर आप उसको 40 से डिवाइड करोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 25185,000 का 40 से डिवाइड करोगे, इतने क्या आ गया? इतने किलोमीटर्स आ गया, इतने किलोमीटर्स आ गया। अब यहाँ एक और लाइन लिखी हुई है कि आपके पास 15 बसेस है, तो पर बस आ जाएगा ना, पर बस, और इसको फिर 15 से डिवाइड कर देना, तो जब आप ये पूरा डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 41,975 डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। वो कहता पैसेंजर किलोमीटर पर एनम, हाँ सर, पैसेंजर पैसेंजर काट दिया और पर बस निकालना है, तो पर बस आ गया 41,975। कितना आ गया? 41,975। ये चीज समझी? हाँ सर, ये चीज समझी। नेक्स्ट, अब बस उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। अब देखो समझो, अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 44 लाख, हाँ सर, उसमें से स्क्रैप वैल्यू 5,50,000, तो डेप्रिसिएशन प्लीज मत बोलो सर, आप एक बार चार्ज कर दो, चलो मैं करवा देता हूँ। तो डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रिसिएशन 7,70,000 आएगा। सिंपल है डेप्रिसिएशन, इनिशियल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर, सिंपल। हाँ सर, डेप्रिसिएशन ईयर 1 ईयर 2 में सेम है। अभी ध्यान देना, क्योंकि ईयर 2 में एक चीज बदल रही है, वो ये है, अपन उसके बाद में देखेंगे। हाँ सर, अब मार्कअप कॉस्ट 20% मतलब आपका इवेंचुअली जो खर्चा आएगा उस पर 20% और करके आपको टिकट्स निकालनी है। अब ध्यान देना, इसके बाद नेक्स्ट खर्चा क्या है सर? ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर पर लीटर, मतलब आप 41,975 जो ट्रेवल कर रहे हो, मतलब आपको 8395 लीटर का पेट्रोल लगेगा। 1 किलोमीटर, सॉरी, 1 लीटर में 5 किलोमीटर बस चलती है, तो आपको इतने किलोमीटर चलानी है, तो इतने लीटर पेट्रोल लगेगा। लीटर का क्या रेट है पेट्रोल का? कहीं दिया हुआ होगा ना। एवरेज फ्यूल कॉस्ट इज 66। भाई कब का जमाना है ये? अब तो 110 112 हो गया। दुख होता पेट्रोल के भाव सुन के। तो 8395 इंटू 66, तो फ्यूल का खर्चा आ गया आपका 8395 इंटू 66, दैट इज 554070। अब ये ईयर 1 का है, क्योंकि 41,975 है, उसको आप 41,975, सॉरी 41,975 डिवाइडेड बाय, ये एक बस चल रही है, एक बस आपको 5 किलोमीटर का देती है, तो इंटू 15 इंटू 66, समझा क्या? इधर आ गया फ्यूल का खर्चा। ठीक है, तो फ्यूल का भी खर्चा अपना आ गया, फ्यूल कॉस्ट निकल जाएगा आपका। हाँ सर, फ्यूल कॉस्ट भी निकल गया। ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर, एवरेज कॉस्ट इज 66 पर लीटर, 5 किलोमीटर पर लीटर, तो आपको इतने लीटर ट्रैवल, सॉरी इतने किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपको फ्यूल निकल जाएगा। हाँ सर, नेक्स्ट, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 66 1 लीटर में, हाँ सर, और 5 किलोमीटर पर लीटर। समझा क्या कैसे निकाला? अरे यार ये मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, यहाँ तक का समझा? हाँ सर। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज आएगा पर 1000 किलोमीटर 3300, तो 41,975, हाँ सर 41,975 पर 1000 के लिए इतना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। यस सर, ये पूरे 15 बस, ईच बस के लिए, ठीक है। हाँ सर, तो वो आपका ये आ गया कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज। हाँ सर, ठीक है। इवेंचुअली फिर आप सारे खर्चे निकाल लोगे। देन अदर एनुअल चार्जेस 55,000 फिक्स कॉस्ट है, गैरेज बस फिक्स कॉस्ट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स कॉस्ट है, रूट परमिट चार्जेस सेमी फिक्स्ड है, क्योंकि 5500 लगा प्लस 2000 प्लस एवरी 5500 किलोमीटर, तो उसके बाद जो 2200 और 5000 किलोमीटर के लिए लग रहा, पहले 20,000 के लिए लग गया, तो इसमें से पहले 20 माइनस कर दो, 41,975 माइनस 20,000, 21,975 डिवाइडेड बाय 5000 करोगे तो 4.3 आता, मतलब 5 आता, तो 5 इंटू 3300 और प्लस वो, उन दोनों को ऐड करके आप इधर लिखोगे। ठीक है, कहा गया वो आपका ये देखिए ट्रैवल किलोमीटर, यहाँ आपका फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ फिर आपका सैलरी, ये तो अगला पार्ट है, ये तो अगला पार्ट है, सॉरी ये वाला अगला पार्ट है, अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ आपके सारे खर्चे आ जाएंगे। नेक्स्ट 2200 फॉर एवरी 5000, आप एक एक खर्चा इधर लिखोगे, दैट सिंपल। ठीक है, टोटल आपका कॉस्ट आएगा। अब ध्यान देना, टोटल कॉस्ट के बाद वो क्या बोल रहा है, मार्कअप कॉस्ट 20% है फर्स्ट केस में, मार्कअप कॉस्ट 20% है, तो जो भी आपका टोटल खर्चा आएगा 1952,087.5 जो इसमें आ रहा है, उस पर 20% और बढ़ा दो, 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट मतलब इंटू 20%, दैट इज 390,417.5।
हाँ सर, तो टोटल खर्चा आपका गया 2342,505 आ गया टोटल खर्चा। हाँ सर 2343,505। अब समझना 2342,505। हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं सर? तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है 40। हाँ सर, और अब क्या? हाँ सर, अब ये हो गया आपका टोटल खर्चा। हाँ सर 20 टोटल रेवेन्यू आपने इतना कमाया। अब आप उसको टिकट्स में निकालोगे, कैलकुलेटर फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। यस सर, तो ये जो टोटल खर्चा है ये आपका कितने किलोमीटर के लिए? 41,975। तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा? ये जो अमाउंट आएगा इसको भी आपको डिवाइड करना है 41,975 से, तो आपका आता 1.395। समझा क्या ये चीज? ये जो खर्चा है ये क्या है? ये है सर टोटल आपको कितना रेवेन्यू हो रहा। हाँ सर 2342,505। यहाँ आपको बोला हुआ है कि मेरे को बताओ पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का कितना। तो ये जो खर्चा है ये कितने किलोमीटर के लिए? 41,975। हाँ सर, तो 1 किलोमीटर के लिए खर्चा क्या होगा? ये जो अमाउंट है दैट इज 2342,505 डिवाइडेड बाय 41,975, तो दैट इज 55.807 जो है ये मेरा पर किलोमीटर खर्चा है। अभी समझ आए, पर किलोमीटर है, पर पैसेंजर नहीं है। पर पैसेंजर निकालना है तो कितना सर? 40 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि एक बस में 40 पैसेंजर है, तो वो आता 1.3952। 1.3952 का खर्चा आ रहा। कितने का आ रहा? 1.3952 का। ठीक है, वही आपको 1.395 दैट्स ओके यार, थोड़ा 19-20। नेक्स्ट, अब सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट या गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है या ध्यान देना, क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट ने रेट ही फिक्स कर दिया 1.35। गवर्नमेंट ने बोला भाई तू 1.35 चार्ज कर सकता, उससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। अपना 395 आ रहा था, गवर्नमेंट ने 35 बोला। कमेंट ऑन द 2 years प्रॉफिटेबिलिटी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इन्फ्लेशन रेट 8% और रूट परमिट चार्ज चेंज नहीं होगा, इधर लिखा हुआ है। तो बेसिकली यार हर चीज को 8-8% से बढ़ा देने का, हर चीज 8-8% से बढ़ जाएगी। हाँ सर, हर चीज 8-8% से बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ेगा। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ेगा प्लीज प्रभु, डेप्रिसिएशन अपना है, उस पर इन्फ्लेशन नहीं लगेगा ओ प्रभु प्लीज। बाकी देखिए इंश्योरेंस बढ़ेगा, गैरेज चार्जेस बढ़ेगा, इंश्योरेंस गैरेज चार्जेस, इंश्योरेंस गैरेज चार्जेस। हाँ सर, उसके बाद सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। हाँ सर 8-8% से। उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स भी बढ़ जाएगा। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स भी बढ़ जाएगा सर। तो उसके बाद फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। हाँ सर, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गया। हाँ सर, उसके बाद सैलरी भी बढ़ेगी, अरे ऑफकोर्स सैलरी भी बढ़ेगी। तो सर सैलरी भी बढ़ गई सर, रूट परमिट चार्ज भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रूट परमिट चार्ज नहीं बढ़ेगा। जो चीज नहीं बढ़ेगी उसको नहीं बढ़ाने का है, सिंपल बस। उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट ने बोला हुआ ये 1.35, तो 1.35 इंटू 41,975 इंटू 40 पैसेंजर्स, तो वो इस साल का आ गया 2266। इसको 8% से और बढ़ा दो तो 2447। सॉरी अगले साल का भी फिक्स है, सॉरी वन मोर मिस्टेक, टोटल रेवेन्यू भी फिक्स रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने 1.35 फिक्स कर दिया है आपके लिए, तो इस पे भी इन्फ्लेशन का चार्ज नहीं लगेगा, तो ये फिक्स रहेगा। और आपका ल्यूब्रिक रूट परमिट चार्ज फिक्स रहेगा, बाकी सब चीजें बदलेगी और डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन घर का इन्फ्लेशन नहीं लगता, बाहर के आइटम्स पे इन्फ्लेशन लगेगा। हो गया? हाँ सर, उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट आएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। अब देखिए यहाँ आपको कमेंट भी करने बोला हुआ, कमेंट ये है कि आपकी इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। क्यों सर? लॉजिकली सोचो यार, तुम ही समझो, हर चीज के प्राइस बढ़ रहे और गवर्नमेंट प्राइस ऑफ दी टिकट्स नहीं बढ़ाने बोल रही है, तो इवेंचुअली लॉस होगा। इवेंचुअली बिजनेस क्या होगा सर? बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा, शायद कंपनी बिजनेस से बैकआउट कर लेगी। वही चीजें इधर लिखी हुई है, ठीक है, आप पढ़ लेना ये। हाँ सर, नेक्स्ट जीआईटी में क्या होता है सर? जीआईटी में भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि फिक्स कॉस्ट को आप जीआईटी में नंबर ऑफ यूनिट्स और इंजीनियरिंग कॉस्ट में बांट सकते हो, जो अपन ने ऑलरेडी डिटेल में समझ लिया। शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फ्यूचर कॉस्ट क्या होता है? रिलेटेड टू फ्यूचर और डिफरेंशियल कॉस्ट अपन क्वेश्चन में कर लेंगे, स्ट्रेस मत लो, इजीली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान देना इस चीज पे, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ आपके एक एथिक्स का प्रिंसिपल आता है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी में भी पेपर 4 GS 4 एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान देते हैं एथिक्स क्या होता है। क्या होता है? हमेशा प्राइमा फेसी प्रॉफिट पे मत जाना। जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, एक हॉस्पिटल है, मैं पूरे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कैलकुलेशन कुछ है नहीं। एक हॉस्पिटल है, आप क्या कर रहे हो, अभी आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट ऑन एन एवरेज 2.5 दिन रहता है ठीक होने के लिए बेड पे, तो उसको आप क्या कर रहे हो, आप रिड्यूस करके 2 दिन में भेज रहे हो।
अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप उसको 2 दिन में भेज रहे हो तो शायद आप 0.5 डेज का बेड बचा रहे हो, तो आपके इवेंचुअली खर्चे बच रहे हैं। और दूसरा, जब जो आप जिस आदमी को भेज रहे हो वो ठीक से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तो वापिस बीमार होगा, वापिस आएगा, तो आपकी उसमें भी सेविंग होगी। वो इधर बोला हुआ है कि देखो रीएडमिशन में भी आप 4,500 पर पर्सन कमा रहे हो, और यहाँ एनुअली आप 15,000 पेशेंट से 0.5 इंटू 500 बचा रहे हो। वही चीज इधर सॉल्व करिए, 0.5 इंटू 15,000 इंटू 500, ये एक सेविंग हो गई। दूसरी, आप इंक्रीमेंटल रीएडमिशन, जो बीमार पेशेंट फिर से आ रहे हैं 300 पेशेंट्स, उस पर भी आप कमा रहे हो। हाँ सर, अब ध्यान देना, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये दोनों आपके प्रॉफिट है, और यहाँ बोला हुआ है कि ये करने के लिए आपको एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगेगा 25 लाख का। तो वो टोटल खर्चा तीनों को एडिट करोगे तो आप इंक्रीमेंटल 26 लाख का बेनिफिट कमा रहे हो। एक अकाउंटेंट क्या बोलेगा, अरे काम कर दो, सही है, प्रॉफिट है। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलेगा, या अपन क्या बोलेंगे, एक ऐसा बंदा जो एक कमांडेबल पोस्ट पे है, वो क्या बोलेगा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पैसा मेन मोटिव नहीं है। आप समझो एक मेडिकल हॉस्पिटल है, आप लोगों को कम ठीक होके भेज रहे हो, अगर आगे प्रॉब्लम बढ़ी तो, मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ तो, किसी की डेथ हुई तो, क्या आपके 26 लाख किसी की डेथ को जस्टिफाई करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, कोविड के टाइम हमने बहुत देखा ये कि बेड नहीं है सेकेंड वेव के टाइम। शायद बाय गॉड ग्रेस हमारे घर कुछ ऐसा हो नहीं, बट शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनका ऐसा प्रॉब्लम आई थी, तो तब मैंने देखा है उनको टू फाइट। तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि ये सारे पॉइंट्स यार, आप प्राइमा फेसी पैसों के बेस पे मत जाओ। दूसरा, शायद फ्यूचर में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IM है, वो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर पाए क्योंकि वो ऐसे काम कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, यही सब लिखा हुआ है, देखो लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल है, प्रैक्टिस पे लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल है। चलो लाइफ वाइफ सब हटाओ यार, तुम एक चीज समझो, अगर तुम्हारे से पेशेंट खुश होके नहीं जाए, मैं प्राइमा फेसी पैसों की बात करता हूँ, पेशेंट अगर खुश होके नहीं जाएगा तो सर वो कहीं और जाएगा और तुम्हारा हॉस्पिटल की और बेइज्जती होगी। समझ रहा है? तो पैसों से इंपॉर्टेंट है गुडविल, ब्रांड वैल्यू, पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू। तो ये चीजें ध्यान देना, ये इधर लिखी हुई आप पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा। प्राइमरी गोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी आपको वेल्थ से ज्यादा सोचना है, आपको समाज का भी सोचना है, सोसाइटी का भी सोचना है, जिस समाज में हम रह रहे हैं हमारी उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी, यही लिखा हुआ है। समझा? ओके सर, ये काफी फास्ट बेटा, बहुत इजी है ना, इसीलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। देन उसी के बेसिस पे आपको कुछ है कि आउटसोर्स करना है, मैंने जो बोला ना डिसीजन मेकिंग के सेम चीज, आउटसोर्स करना है, सेल करना है, मिनिमम करना है, कीप, ये प्रोडक्ट मिक्स वाला। हाँ, काफी लोग, मैं पहले प्रोडक्ट मिक्स एक बार बता देता हूँ। आप में से काफी लोग मेरे को ये बोल रहे थे सर प्रोडक्ट मिक्स। प्रॉब्लम क्या है प्रोडक्ट मिक्स वाले क्वेश्चन में एक तकलीफ क्या है, इसका जो सोल्यूशन है ना, ये पहले एक चैप्टर हुआ करता था CA फाइनल में, QT, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसमें आपको पढ़ाया जाता था लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हुआ करता था QT, उसमें पढ़ाया जाता था लीनियर प्रोग्रामिंग। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने QT तो कोर्स से हटा दिया, क्वेश्चन हटाना भूल गए। तो मेरी बात मानना, ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ठीक है, नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, बिकॉज QT नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं चाहने वाला है, ठीक है। अब समझना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कोर्स एक तरफ से तो हटा दिया, बस उसका इक्विवेलेंट पोर्शन इधर से हटाना भूल गए। जो पुराना कॉस्टिंग था उसमें था QT, मैं बता रहा हूँ, जो पुराना कॉस्टिंग था उसमें QT और लीनियर प्रोग्रामिंग था, अब वो नहीं है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स चैप्टर हट गया। समझ रहे ये चीज? हाँ सर। तो ये वाला क्वेश्चन अपन एंड में देखेंगे, अगर आप, मैं आपको बोलूंगा आप एक बार सॉल्व कर लेना, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सर नेक्स्ट क्या है, देखो सिंपल है, चलिए अपना कहाँ तक हुआ था, अब अपन एक एक चीज करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, अब समझो, ये DBA है ना, एक फैन बनाता है जो 25,000 फैन एनुअली होता है। अब उसका एक कंपोनेंट वो बाहर से खरीदता है जो 190 का है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस पढ़े हुए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फटाफट करा रहा हूँ। ये 190 रुपए में वो बाहर से खरीदता है। एनुअली इट इज परचेसिंग 25,000 कंपोनेंट्स फॉर इट्स यूजेज। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द ओपिनियन कि अगर हम सब घर पे बनाएंगे तो हम सेव कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? 80 तो हमारा जो खर्चा डायरेक्ट मटेरियल का वही लगेगा, डायरेक्ट लेबर इसमें आएगा। समझ रहा है? ये कौन से वाले लेबर है? डायरेक्ट वाले जो आपके ऑफिस में बाहर से बुलाए गए जिसको फोन करके, ये वो वाले लेबर है। हाँ सर। एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड 70% वेरिएबल है, मतलब 28 रुपीज वेरिएबल है, 12 रुपए फिक्स है, फिक्स कॉस्ट लेते ही नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, वही किया हुआ है। तो फिक्स कॉस्ट लिया नहीं, इसको 2080 लिया हुआ है, टोटल खर्चा 183। खुद ही सोचना, अभी मैं 190 पे खरीद रहा हूँ और यहाँ में 183, क्या मैं प्रिफरेबल है? हाँ, प्राइमा फेसी प्रिफरेबल है। अभी आगे के डेटा पढ़ते हैं, कभी भी घाई मत करना।
उसके बाद लिखा हुआ है फर्दर द प्रपोज्ड इन हाउस प्रोडक्शन विद अदर आइटम्स विल प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज द एनुअल प्रोडक्शन बाय 5000 यूनिट। क्या बोल रहा है, क्योंकि आप अगर इन हाउस बनाओगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप और 5000 बढ़ा सकते हो। जो आपके एनुअल यूनिट है ना उससे और 5000 आप ज्यादा बना सकते हो। क्या कर सकते हो, जो आपके एनुअल यूनिट है उससे और 5000 ज्यादा। ठीक है, हाँ सर। द प्रपोजल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर वाज रिफर्ड टू मार्केटिंग मैनेजर। उसने बोला कि आप 5% बढ़ा सकते हो, तो मार्केटिंग वाला बोलता है यार बढ़ा तो देंगे, लेकिन अगर और यूनिट्स बेचना है तो प्राइस कम करनी है। ध्यान देना, और यूनिट्स बेचनी है तो प्राइस कम करनी है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अब इसके दो मतलब निकलते हैं। मतलब नंबर 1 कि जो एडिशनल यूनिट बेचना है उसका प्राइस कम करना है, या दूसरा पूरे के पूरे यूनिट बेचने हैं तो उसके प्राइस कम करने हैं। अब यहाँ इंस्टीट्यूट ये इंटरप्रिटेशन लेके जाता है जो कि एकदम ही इलॉजिकल है कि जो एडिशनल यूनिट्स के नहीं पूरे यूनिट्स के बेचने। ऐसा होता क्या कभी, बट इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि करना है तो प्रभु करना है। अगर आईसीआई बोल दिया तो करना है तो करना है। हाँ सर। ही पॉइंटेड आउट द मार्केट दैट एडिशनली द ओवरऑल यूनिट प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% एंड एडिशनली 1 लाख शुड बी इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट। ऐसा होता तो नहीं है, बट ये एग्जाम्पल है तो होता होगा कि 1 लाख रुपए पर मंथ की एडवर्टीजमेंट लगेगी और सबका ही प्राइस 5 रुपए से कम करना है। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन पर फैन इज 2500 एंड 1600, मतलब अभी अपन 1900 कमा रहे। अभी समझना, नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर एक्सपेंसेस। एनालाइज मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट एंड टोटल बेसिस। समझना यूनिट एंड टोटल बेसिस पे क्या है, पर वर्ड रखा। यूनिट बेसिस पे तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी जो मेरा वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है 600 रुपये। हाँ सर, अभी जो मेरा वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है 600 रुपये, देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा। हाँ हाँ सर, 600 रुपये वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब समझ रहे, 600 रुपये में शायद मेरा वो डायरेक्ट मटेरियल भी आता होगा जो मैं 190 में खरीद रहा हूँ। हाँ सर, ये 600 रुपये में शायद वो डायरेक्ट मटेरियल भी आता है जो मैं 190 में खरीद रहा हूँ। हाँ सर, तो अगर मैं वो नहीं खरीदूँ, सॉरी, हाँ अगर मैं वो नहीं खरीदूँ और ये 183 वाला खरीदूँ तो ये 600 का मेरा 7 रुपये और कम हो जाएगा खर्चा। तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा 593 और मैं 2500, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा उससे। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, ये वही लिखा हुआ है। 2500 जो है उसमें से 600 इतना मेरा क्या है सर, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसमें से 190 जो मेरे पुराने खर्चे वो भी माइनस करूंगा। हाँ सर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। यस सर, अब समझना, ये कर वो ही रहा है। 190 पर कंपोनेंट पर फैन एज कैलकुलेटेड इन हाउस वो 183 का पड़ेगा, पर यूनिट निकाल रहे हैं अभी अपन। सो दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय 7 रुपीज, एज आई हैव सेड कि मटेरियल का खर्चा कम लगेगा। यस, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ एक और चीज बोली भी है उसने कि अगर अपने को बेचना है तो 5% से प्राइजेस रिड्यूस करनी है। तो जो पुराना 2500 का खर्चा था अब वो कितने का हो गया, 5% कम करना है तो 125। हाँ सर, खुद ही सोचो, ये इसका छोड़ो, मैं आपको अपने इससे समझाता हूँ, इसका हटा दो। नया सेलिंग प्राइस क्या होगा सर, नया सेलिंग प्राइस होगा 2500 माइनस 125, 2375। हाँ, और नया वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर, पहले मैं 600 में से वो 190 वाला हटा देता हूँ और अब वो मेरे को 183 का पड़ेगा। तो 600 में से 190 प्लस 183, सो अभी मेरा टोटल खर्चा होगा 593। ये क्यों किया सर, 600 पहले का टोटल खर्चा था, उसमें से पहले मैं वो 190 रुपीज में खरीद रहा था, अब मैं वो तो नहीं खरीद रहा तो उसको हटाऊंगा, उसके जगह 183 में इन हाउस बना रहा हूँ, तो 593 हो गया। तो अब 2375 माइनस 593, 2375 माइनस 593, तो अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ही 1782 हो गया। हाँ सर, अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो गया। यस सर, देयरफॉर इन हाउस वुड बी, यार ये 482 है, इसको हटा दो। ये एक्चुअली इसने कैलकुलेशन किया, अपन ने दोनों चीजों का एस्टिमेशन ही नेट एस्टिमेट बता दिया। दोनों सेम है, दोनों गलत नहीं है। देखिए सेलिंग प्राइस 2395 होगी, समझी क्या ये चीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपना कितना आएगा वो डिफर करेगा। ठीक है, चलो अब सॉरी, माय बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं, मैंने सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन पर फैन कैसे बोले। आई एम सॉरी। हाँ मुझे समझ रहा है, मेरी गलती है, सॉरी। 2500 रुपए सेलिंग प्राइस है और जो 600 रुपए है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या है वो 600 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं एक्चुअली उसको वेरिएबल कॉस्ट समझा था। तो 600 रुपीज जो कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाँ सर, तो मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट पहले 1900 रहा होगा, इसी चीज को अपन ऐसा लिख लो। हाँ सर, मेरा पहले वेरिएबल कॉस्ट 1900 रहा, उसमें से पहले 190 माइनस कर दूँ वो प्रोडक्ट का, और अब मुझे वो प्रोडक्ट 183 में पड़ रहा है। तो 1900 माइनस 190 प्लस 183, तो 1893 माइनस 2375, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 482 आ गया। हाँ सर, समझा कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अपन ने एक्चुअली सिली मिस्टेक कर दी थी,
तो ये राइट है, सॉरी ये राइट है पूरा 482 ही आएगा, लेकिन अपना अलग तरीके से आया, समझा? अपन ने नेट अमाउंट से निकाला, इन्होंने अलग से निकाला, अपन ने नेट अमाउंट से निकाला। हाँ सर, तो ओवरऑल आ गया कंट्रीब्यूशन। हाँ अब आप में से काफी लोग ये बोलेंगे सर एडिशनली 1 लाख पर मंथ शुड बी इनकर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, 1 लाख पर मंथ एडवर्टीजमेंट में लगे। ओके हाँ सर, तो वो जो है इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वुड बी 1 लाख, दैट वुड बी 12 लाख एनुअली, सिंपल। हाँ सर, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये 28 में से 40 माइनस करोगे तो ये जो 12 है, हाँ सर, ये तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो ये तो लगना ही है, तो ये क्या होगा सर, संक कॉस्ट होगा, जो खर्चा लगना ही है, कितने बार बताया। हाँ सर, बाकी चीजें आपको इधर दी हुई है। ओके, आप उसके बेसिस पे, यूनिट बेसिस पे तो आपको परवड़ रहा है। देखिए 2,500 कॉन्ट्रीब्यूशन पुराना, पहले 25,000 कंपोनेंट पे। हाँ सर, नए कंपोनेंट पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, नए कंपोनेंट पे क्या हो रहा है। नए कंपोनेंट में आप 30,000 यूनिट बेच रहे हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि आप पहले जो 25,000 बेच पाते थे 5,000 और एडिशनल बेच लोगे, तो नए इस पे आप बेटा 30,000 बेच रहे हो। हाँ सर, कितने पे, पर फैन का कॉस्ट अपन ने निकाला 2500 का 95% और वेरिएबल कॉस्ट निकाला। अब खुद ही सोचना, कंट्रीब्यूशन ही कम हो गया, अभी तो मैंने फिक्स कॉस्ट को डाला ही नहीं है 12 लाख का, तो क्या ये परवड़ेगा, क्या नहीं परवड़ रहा, ऐसे ही नहीं परवड़ रहा, फिक्स कॉस्ट तो डाल के छोड़ ही दो। हाँ सर, तो दिस वोंट बी एफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, रिकमेंडेशन मैं क्या रेकमेंड करूंगा, या जनरली अपने को क्या रेकमेंड करना चाहिए सर, 5,000 बढ़ाते ही नहीं ना, क्योंकि 5,000 यूनिट जो एडिशनली सेल करना है उसके लिए सेलिंग प्राइस कम करो सबसे पहले। हाँ सर, दूसरा फिक्स कॉस्ट इनकर करो 1 लाख का, तो सिंपल लॉजिक क्या, नहीं बेचते हैं मार्केट में, सिंपल जो पुराने 2,500 जो 25,000 यूनिट बेच रहे थे उस पर जो 1,900 कमा रहे थे वही कमाएंगे, सिर्फ वो 1,900 के जगह और 7 रुपए और बढ़ गया, मतलब ये 600 के जगह अब वो 7 रुपए और कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, मतलब 607। तो अपन 2500 में से 607 इंटू जो 25,000 है वही यूनिट्स बेचेंगे, तो अपन अगर 607 इंटू 25,000 यूनिट बेच दे तो अपन प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 151,750,000, बिना कुछ दिमाग लगा एडिशनल यूनिट्स नहीं बेचे वे भी अपन 1,75,000 का एडिशनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो इधर बोला हुआ है। हाँ, तो इन्होंने सिर्फ ऐसे निकाला, अपन ने निकाला थोड़े अलग तरीके से, समझा क्या? हाँ सर, एक बार शॉर्ट में भी मैं बता देता हूँ क्या हो रहा था, समझो। पहले अपन 600 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे थे, हाँ सर, और अपना वेरिएबल कॉस्ट 1900 था, तभी तो फिक्स कॉस्ट 2500 आया होता, सॉरी सेल्स प्राइस। हाँ सर, अभी 1900 में से एक 190 था और बाकी का जो था 1710 का वो कोई और फिक्स कॉस्ट था। अभी 190 के जगह अपन ने यही 183 में खरीद लिया। हाँ सर, तो अपना टोटल खर्चा कितना हो गया, 1710 प्लस 183, दैट इज 1893 टोटल खर्चा। तो अब अपना टोटल खर्चा इतना हो गया और सेलिंग प्राइस 2,500 थी, तो मतलब ये भी बढ़ गया, 2,500 माइनस 1893, दैट इज अब नया कॉन्ट्रीब्यूशन 607 हो गया। और अब अपन 30,000 की जगह 25,000, क्योंकि 30,000 में अपने को लॉस हो रहा, 30,000 यूनिट्स बेचेंगे तो 30,000 के लिए अपने को सेलिंग प्राइस कम करनी है, जो कि अपन चाहते नहीं है, अपन यही सेलिंग प्राइस पे बेच देते, तो 607 इंटू 25,000, सो दैट इज 151,750,000, इतना आप 25,000 यूनिट पे कमा रहे हो। हाँ सर, तो आपको जरूरत ही नहीं है, और पहले आप यही 1,50,000 कमा रहे थे। हाँ सर, तो आपने 175 ज्यादा कमा लिया। सर कैसे कमाया, कंट्रीब्यूशन 7 रुपए से बढ़ गया और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 25,000 है, तो 7 इंटू 25,000, ऐसा करना है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो, समझा? यस सर, यही आइडियलिस्टिक सिचुएशन होगी, यही इधर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब सेल और फर्दर प्रोसेस का आप खुद कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस केस में क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस है, मार्जिनल कॉस्ट जो एडिशनल यूनिट बनाने को लग रहा है वो है, उसके बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, सिंपल। हाँ सर, ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 6 आप होमवर्क करना, बहुत ही इजी है, प्लीज बहुत ही इजी, आराम से। इसमें आपको लगेगा सर नेगेटिव कैसा आ रहा है, ध्यान देना मैं क्यों बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एक प्रोडक्ट था जो अपने को भगाना है अपने कंपनी से, उसको रिमूव करना है। अब जब एक प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं तो उसको खर्चा 1250 लगा, प्रोडक्ट रिमूव करने का खर्चा। हाँ, और वो रिमूव करने की जगह आप उसको यूज कर ले रहे हो, तो आपका जो 1250 का खर्चा लग रहा था, जो 1250 का खर्चा लग रहा था, वो खर्चा सेव हो गया है, वो पर्टिकुलर खर्चा आपका सेव हो गया, यू हैव सेव्ड दैट अमाउंट दैट यू वर गोइंग टू पे। सो सिंस यू हैव सेव्ड दैट अमाउंट दैट यू वर गोइंग टू पे, तो इनडायरेक्टली आपकी नेगेटिव ही सेविंग हुई है, समझ रहा क्या? सेविंग पॉजिटिव हुई है और नेगेटिव खर्चा हुआ है, वो इधर लिखा हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेगेटिव, क्योंकि मेरे को पैसा देना नहीं, मेरा पैसा बच रहा,
हाँ सर, बस उसके बेसिस पे सॉल्व करना, समझ जाएगा, बहुत इजी, सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट था इसमें। कीप और ड्रॉप में देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, और कीप और आपका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, कीप और ड्रॉप प्रोडक्ट मिक्स, ये बॉटल वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, चलिए ये वाला करते हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान देना ये वाले क्वेश्चन पे, ये वाला भी इजी यार, आपको समझ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये भी आपको समझ जाएगा, अगर आपको वो वाला चैप्टर समझा है ना, कौन सा सर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये आपको इजीली समझ जाएगा, उसका एक क्वेश्चन था जो मैंने बहुत डिटेल में करा है, एक बार देखना डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, ये क्वेश्चन समझ जाएगा। देखो स्मार्ट वर्क करो, सारे क्वेश्चंस करते मत बैठो, सिंपल है, और ये क्वेश्चन शायद Jan 21 में पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे याद है मैंने पेपर में सॉल्व किया था, ठीक है। हाँ सर, हमको एक छोटी सी ट्रिक थी, मैं बता रहा हूँ हमको क्या ट्रिक थी, यही सेम क्वेश्चन पूछा था हमारे, इसमें पता है क्या हो रहा था, मैं बताता हूँ, हमारे इसमें टॉय का कंट्रीब्यूशन कम आ गया था और बॉटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ गया था Jan 21 के क्वेश्चन पेपर, टॉय का कंट्रीब्यूशन कम आ गया था, बॉटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ गया था, पूरी प्रोसेसेस बदल गई थी, स्टूडेंट्स काफी शौक थे जो लोग लर्न करके गए थे, मेरे जो फ्रेंड्स सिर्फ लर्न करके गए थे उनको तकलीफ आई थी, मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गया था, मुझे बहुत एडवांटेजेस हुआ था, ये चीज समझ रही है। कंसेप्ट पे ध्यान दो, इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर आप मेरे को ये वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, अगर आप चाहो तो मैं आपको इन दोनों का भी वीडियो बता दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ अपने ये चैप्टर कवर होता है, इसमें कुछ है नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो दोनों इलस्ट्रेशंस भी भेज सकता हूँ अगर आप चाहो तो बट प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, चलो।